खेल पर पिछले वीडियो के बाद ये नया वीडियो इसलिए तैयार किया है कि कुछ बातें जो अधूरी रह गई थी उन्हें पूरा करना आवश्यक है। मूल विषय हमारा खेल पत्रकारिता है और आज के युग में खेल पत्रकारिता बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और खेल पत्रकार बनना बहुत सारे युवाओं का सपना है। एक ज़माना था कि पत्रकार बनने से पहले यदि इच्छा पूछी जाती थी कि पत्रकारिता किस विषय में करना चाहते हैं, आपका विषय कौन सा होगा, पसंद बताइए, तो पहला पसंद होती थी राजनीति और दूसरी पसंद होती थी क्राइम, अपराध। बाकी कोई और ऑप्शन बचता नहीं था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में पत्रकारिता में खेलों ने इतनी पैठ जमा ली है कि अब खेल पत्रकारिता नए आने वाले पत्रकारों का एक सपना हो गया। अधिकतर आज छात्र जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो खेल पत्रकारिता में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। अच्छा भी है, स्कोप भी बहुत है इसमें और काम करने को भी बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ सीखना और पढ़ना अभी बहुत बाकी है। लेकिन इस बात पर ध्यान रखना होगा कि आखिर खेल पत्रकार बनने के लिए वो टूल्स कौन से हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। क्योंकि खेल एक सीमित थे, गिने चुने उंगलियों पर देखे और पढ़े जा सकते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में खेल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानों से निकल करके ओलंपिक तक पहुंच गए। आज खेल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुके हैं और ऐसा कुछ भी शेष नहीं रहा जो मैदान पर आज नहीं है। वो तमाम जिनके आप सपने देखा करते थे या जिनके बारे में किस्सा गोई होते थे, जिनको सुनते थे, आज वो तमाम खेल विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। जिन खेलों को हम भूल गए थे वो खेल भी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगे। अब क्रिकेट और हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन ही नहीं बल्कि तैराकी से लेकर के नाव चलाने से लेकर के और यहाँ तक कि एडवेंचर भी खेल में शामिल हो गया। एक समय था कि पहाड़ों की सैर करना, पैरासेलिंग करना, रस्सी कूदना, नदियों को पार करना, बिल्डिंग से, बहुमंजिला इमारतों से उतरना, चढ़ना, इस तरह की तमाम गतिविधियां जो पहले यूं कहें कि सर्कस के एक हिस्से थे, लेकिन आज एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली। आज देश दुनिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी बोलबाला हो गया है और एडवेंचर स्पोर्ट्स
जितनी तेज़ी के साथ में बढ़ा है उतनी तेज़ी के साथ में इसने व्यावसायिकता को भी पकड़ा है। तो एक लिहाज से पत्रकारों की कलम ने एडवेंचर को भी आसमान में, या यूं कहें कि धरती से आसमान और आसमान से पानी में भी उतार दिया है। खेल को पहाड़ों पर भी चढ़ा दिया है। तो अब खेल चौतरफा हो गया। आसमान में भी आप खेल सकते हैं, पहाड़ पर भी आप खेल सकते हैं, सड़कों पर भी आप खेल सकते हैं, मैदान में भी खेल सकते हैं, बंद कमरे में भी खेल सकते हैं, वो कमरे से बाहर अपने आंगन में भी खेल सकते हैं। मैदान चाहे आपके शहर का छोटा हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा स्टेडियम हो, खेल आपको हर जगह दिखाई देगा। इसलिए अब खेल पत्रकारिता भी चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। अब खेल पत्रकारों का भी उतनी मेहनत करना पड़ रही है जितनी मेहनत एक ज़माने में राजनीतिक पत्रकार और आपराधिक क्षेत्र या क्राइम को देखने वाले पत्रकार किया करते थे। तो इसलिए खेल पत्रकारों की मेहनत भी उसी तुलना में आगे बढ़ गई। और खेल पत्रकार बनने का यदि सपना है तो कुछ बातों को तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक जब तक आप तैयार नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे तभी तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचेंगे। और आप यदि चाहें कि हम सीधे सीधे अंतिम पायदान पर कदम रख लें तो वो संभव नहीं होगा, उसमें फिसलने का भी डर है। छलांग छोटी छोटी लगाई जाती है, तब जाकर के ऊंची कूद का सपना पूरा होता है। एक चीज़ और यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि एक ज़माने में कसरत हम खेतों में या फिर ग्रामीण परिवेश में अखाड़ों में कर लिया करते थे, लेकिन आज वो खेल में भी शामिल हो गया। जिम्नास्टिक एक ज़माने में सर्कस का हिस्सा था, लेकिन आज वो खेल का हिस्सा है। तो खेल से कोई अछूता नहीं बचा। इसलिए इसका जितना विस्तार हुआ है उतना ही काम आगे बढ़ गया। तो जरूरी है कि उन टूल्स को, उन औजारों को, उन शस्त्रों को पहले देख और समझ लें और उस कौशल को भी प्राप्त कर लें जिससे हमें खेलना है। और इसमें सबसे बड़ा जो औजार है वो आपका संग्रह है। संग्रह सिर्फ इस बात का नहीं कि आप किताबों का संग्रह कर रहे हो, पत्रिकाओं का संग्रह कर रहे हो, अखबारों की कटिंग का संग्रह कर रहे हो। ये संग्रह आपका निजी है। और जब तक आपके पास कोई निजी संग्रह नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जिस तरीके से भाषा अलग अलग क्षेत्रों की या पत्रकारिता की अलग अलग विधाओं में जिस भाषा का उपयोग होता है, वो एक खेल की भाषा भी अलग हो गई। खेल की भाषा को राजनीति से नहीं जोड़ सकते, अर्थ से नहीं जोड़ सकते, आर्ट एंड कल्चर संस्कृति से नहीं जोड़ सकते। अपराध की भाषा यहाँ नहीं है। खेल को खेल जैसा ही देखा, परखा और समझा जाता है। और इसका वर्ग एक नहीं। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, जो इकोनॉमिक्स अर्थ जगत को देखना पढ़ना जानते हैं या चाहते हैं, जो लोग अन्य फैशन, ग्लैमर, नेशनल, इंटरनेशनल, पर्यटन,
बाकी चीज़ों को भी जो पढ़ते हैं, लेकिन वो तमाम लोग खेल को जरूर पढ़ना जानते हैं। आप देखिए कि हम कितने भी प्रयास कर लें, जो खेल का पन्ना अखबारों में सबसे पहले खोला जाता है, पहले पन्ने पर लोग सरसरी निगाह डालते हैं और सीधे खेल के पन्ने पर पहुंच जाते हैं। और खेल का पन्ना जब तक पूरा नहीं पढ़ लेंगे, एक एक खबरों को जब तक देख नहीं लेंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ते। राजनीति की खबरें छोड़ी जा सकती हैं, अपराध की खबरें छोड़ी जा सकती हैं, इकोनॉमिक्स की खबरें छोड़ी जा सकती हैं, फैशन छोड़ा जा सकता है, आर्ट एंड कल्चर को छोड़ा जा सकता है, लेकिन खेल को नहीं छोड़ा जा सकता। खेल के बिना जीवन अधूरा है। खेले भले नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। सच माने तो क्रिकेट ने ही इसमें जान फूंकी है, लेकिन खेल पत्रकारिता आज छोटा सा पौधा अब बट वृक्ष होता जा रहा है। तो जब बट वृक्ष बन गया है तो इसकी शाखाएं भी ढेर सारी हो गई। इसमें यह पुष्पित भी होगा और फलेगा भी, और इसकी टहनियाँ झुकेंगी भी, और पत्ते इसके घनघोर भी होंगे, और एक समय के बाद इनसे जटाई भी निकलेंगी। तो एक बट वृक्ष का जो स्वरूप होता है वो खेल पत्रकारिता का स्वरूप है। तो एक दिन में ये खड़ा बट वृक्ष नहीं तैयार हुआ। तो इसकी जन्म से प्रक्रिया, जो बट वृक्ष रोपने की जो प्रक्रिया है, जटाओं के निकलने तक का जो सफ़र है, उसे सोचना होगा और उसे जानना होगा। उसके जाने बगैर, उस इतिहास को पढ़े बगैर आगे बढ़ना अपने साथ धोखा होगा। इसलिए बात कर रहा था कि टूल्स की, आपके संग्रह की, और आपका संग्रह आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। और इसमें यदि आपने कुछ दिनों तक मेहनत कर ली, तो खेल पत्रकारिता करने के लिए आप अग्रसर हो सकते हैं, और फिर आपका कोई हाथ भी नहीं रोक सकता। तो पहली चीज़ ये होती है कि तमाम दुनिया के जो खेल हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं, और वो खेल जो आपके इंडोर आउटडोर में खेले जाते हैं, और वो खेल जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाते हैं, और वो खेल जो स्कूलों में और कॉलेजों में खेले जाते हैं, वो खेल जो 18 साल 20 साल के युवा खेलना पसंद करते हैं, और वो खेल जो 80 साल या 60 साल के बाद के लोग खेलना पसंद करते हैं। वो तमाम खेलों की एक लिस्ट, एक सूची आपके पास तैयार होना चाहिए। एक सूची तैयार करें कि कितने खेल हैं, फिर हर खेल के साथ में नियम कायदे, हर खेल के खिलाड़ी सब अलग अलग हैं, और सबको आपको अलग अलग संग्रहित करना है। किसी भी खेल की बात लें आप, पहले इतिहास को जानें, उनके इतिहास में जो चर्चित नाम हैं वो क्यों चर्चित हुए हैं, उनको एक हिस्से में दर्ज करें। क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, तीरंदाजी है, शतरंज है, और भी तमाम दर्जनों दर्जनों खेल हैं, और जिसमें कोई ना कोई इनका गुरु रहा है, और इसको शिखर तक पहुंचाने तक किन किन लोगों का योगदान रहा है, उन लोगों की एक सूची आपके पास होना चाहिए, और उनका संक्षिप्त इतिहास भी आपके पास होना चाहिए। एक दो बार इनको भी पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है। यदि आप एक दो बार इनको पढ़ लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा उन खेलों को समझना, क्योंकि हर खेल की रुचि
और हर खेल को खेलने के तरीके अलग अलग हैं, और हर खेल को हर एक व्यक्ति नहीं खेलता, सबके खिलाड़ी अलग अलग हैं। तो इन खिलाड़ियों की सूची राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची आपके पास होना चाहिए। एक सूची इसकी भी तैयार करना होगी कि आखिर ये खेल XYZ जो भी हो, जिस भी खेल का हो, उस खेल को खेला कहाँ जाता है, उसका मैदान कौन सा है, और मैदान का स्टैंडर्ड साइज क्या है, एक स्टैंडर्ड टेबल क्या है, उसका मापदंड क्या है, ये जानकारी में होना चाहिए। मसलन क्रिकेट का मैदान कितने वर्ग मीटर का होना चाहिए, फुटबॉल का मैदान किस वर्ग मीटर का होना चाहिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए कोर्ट कितना बड़ा हो, टेबल टेनिस यदि आपको खेलना है या लॉन्ग टेनिस का मैदान कितना हो, इसकी जानकारी होना चाहिए। तो तमाम खेलों की, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, भाला फेंक हो, बॉल फेंक हो, रस्सी कूद हो, लंबी कूद हो, तीरंदाजी हो, तैराकी हो, क्योंकि सबके मैदान अलग है। तैराकी का मैदान पानी है, स्विमिंग पूल है, बाकी का मैदान अलग है, सबके मैदान अलग अलग है। तो इन मैदानों की जानकारी होना चाहिए। कुछ घास के मैदान पर खेले जाते हैं, कुछ गीली धरती पर खेले जाते हैं, कुछ सूखे मैदान पर खेले जाते हैं, कोई टेबल पर खेला जाता है। किसी में शोर शराबे की बहुत आवश्यकता होती है और किसी में साइलेंट रहना जरूरी है। किसी में वातावरण प्रभावित करता है और किसी को वातावरण प्रभावित नहीं करता। ये जानकारी होना चाहिए। फिर सबका ड्रेस कोड अलग अलग है, हर खेलों का ड्रेस कोड अलग है, आइडेंटिटी हो चुकी है। क्रिकेट का खिलाड़ी जैसा पहनता है वैसा हॉकी का प्लेयर पहनता। तैराकी वाले की पोशाक अलग होती है और फुटबॉल खेलने वाले की पोशाक अलग होती है। और फिर यहाँ ये भी परिवर्तन हो गया, ये किस वर्ग में खेला जा रहा है, महिला वर्ग है या पुरुष वर्ग है। यहाँ ड्रेस कोड बदल गया। तो आपको इसकी मोटी मोटी जानकारी होना चाहिए कि किसका ड्रेस कोड कैसा होता है। गोल्फ अलग अंदाज का, शाही अंदाज का खेल, जहाँ कबड्डी भुरभुरी मट्टी पे खेली जाती है, वहाँ गोल्फ ऑफ समतल और ढलानदार या अव्यवस्थित मैदान पे खेली जाती है। गोल्फ के लिए कोई पिच नहीं है, कैरम जैसा खेल, लेकिन अंतर है इसमें। कैरम एक बोर्ड है, उसका साइज फिक्स है, खेलने वाले 2 मिनिमम होते हैं, अधिकतम 4। गोल्फ में सीमा नहीं है, मैदान है। तो खेलों को अलग अलग तरीके से कि कौन सा खेल कैसे खेला जाता है,
और किस में क्या क्या जरूरी है, मैदान की क्या ज़रूरतें हैं, ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये आकर्षण का भी प्रतीक है। खेल खेल नहीं, खेल को खेलने वाला खिलाड़ी भी आकर्षक दिखना चाहिए, ये भी बेहद जरूरी है। इसलिए आपको भी जानना ये जरूरी है कि किस खेल का पहनावा कैसा होता है, इस पहनावे पे भी नज़र डालें, क्योंकि पहनावे पे भी बहुत कुछ लेखन निर्भर करता है। अब बात होती शब्दों की। हर खेल की शब्दावली, शब्दकोश अलग अलग है। क्रिकेट में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वो हॉकी में नहीं होता, जो हॉकी पे होता है वो लॉन्ग टेनिस में नहीं होता, और जो लॉन्ग टेनिस में होता है वो बैडमिंटन में नहीं होता, और जो बैडमिंटन में होता है वो वॉलीबॉल में नहीं होता। हॉकी और क्रिकेट और फुटबॉल समान मैदान पर लगभग खेले जाते हैं, लेकिन तीनों के लिए मैदान अलग अलग होते हैं। उन तीनों मैदानों की डिजाइन भी अलग अलग होती है, और इन तीनों खेलों को खेलने के औजार भी अलग अलग होते हैं, तो भाषा भी अलग अलग होती है। तो तीनों की भाषाओं में क्या अंतर है, और तीनों की भाषाओं में किन शब्दों का इस्तेमाल होता है, इन शब्दों को संग्रहित करना आवश्यक है। इसको एक स्थान पर संग्रहित करें तो आपको खेल में अंतर समझ में आने लगेगा। ये शब्दकोश भी आपके पास तैयार हो जाएगा अलग अलग खेलों का। जब अलग अलग खेलों का शब्दकोश आपके पास तैयार हो जाएगा तो आपको खेलों की भी पहचान हो जाएगी, और जब खेलों की पहचान हो जाएगी तो आप खेल के मैदान में लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैदान में उतरने से पहले एक खिलाड़ी को जितनी तैयारी स्वयं के प्रति करना होती है, वो तैयारी खेल पत्रकार को भी करना होती है, क्योंकि उसे भाषा से खेलना है, उसे मैदान पर नहीं, उसे कागज पर, ऑन स्क्रीन, ऑन एयर खेलना है। उसे मानसिक रूप से खेलना है, शारीरिक रूप से नहीं। शारीरिक श्रम या शारीरिक रूप से खेलना तो सहज है, लेकिन मानसिक रूप से खेलना बड़ा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि वहाँ 2-4 खिलाड़ी खेलते हैं और वो केंद्रित है अपने ऊपर, और आप खेल पत्रकार दोनों टीमों के 22 खिलाड़ियों पर निगाह रखता है। वो मैदान के एक छोर से लेकर के सेंटर पॉइंट तक ध्यान रखता है, वो ऑडियंस को भी ध्यान रखता है, दर्शकों के पर भी नज़र डालता है, वो रेफरी पर भी नज़र डालता है। यदि कुल मिलाकर के देखें तो एक क्रिकेट के मैदान में जितने खिलाड़ी नहीं होते उससे ज़्यादा संख्या में पत्रकार की नज़र होती है, तो 50 गुना अधिक सोचना पड़ता है। तो ये 50 गुना सोचना है, जो 50 लोग जो जिनके बारे में सोचना है उनकी सबकी सोच अलग अलग है, और सबको आइडेंटिफाई करने के लिए, सबको एक परिचय देने के लिए, सबको एक पहचान बनाने के लिए एक शब्दकोश है, क्योंकि सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो नाम है इनको भी जानना पहचानना होगा, इनको एक बार पहचानें और इनको नोट डाउन करें, एक बार एक संग्रह बना लें। इसके बाद एक चीज़ और, तमाम खेलों की अलग अलग देशों में
प्रदेश में टीमें हैं, खिलाड़ियों के पॉपुलर जो हो चुके हैं, जो खेल चुके हैं उनके, जो खेल रहे हैं वर्तमान में उनके, जो उभर रहे हैं उनके, और जो तैयारी में हैं अभी मैदान पे इनिशियल लेवल पे उनके बारे में जानकारी उनके नाम के साथ में आपके पास होना चाहिए। इतनी जानकारी होना चाहिए कि कौन खिलाड़ी कहाँ से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देश काल परिस्थितियों को यहाँ आपको समझने का मौका मिल जाएगा और एक हिस्ट्री, खेल का इतिहास आप पढ़ समझ पाएंगे और खेलों का इतिहास, खिलाड़ियों का इतिहास ये आपके पास में, जहन में, आपकी स्मृति में रह जाएगा। और ये जो स्मृति में एक बार आपके पास रहेगा वो आपके लिखने में बार बार काम आएगा। तमाम जितने बार आप कलम उठाएंगे, जिस विषय पर, जिस खेल के विषय पर आप कलम उठाएंगे, ये संग्रह आपका काम करेगा। तो प्रयास करने चाहिए। जब एक खिलाड़ी मैदान में उतरने के लिए या फिर राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर खेल के लिए अपने आप को तैयार करने में 10 से 15 साल उसको लग जाते हैं, तो उसका पीछा करने में कम से कम आपको 1-2 साल तो लगेंगे। उसे बनाने में यदि 10 साल लगे हैं तो आपको बनने में 2 साल लगेंगे। तो खेल पत्रकार बनने में कम से कम 2 साल तो लगेंगे। तो 2 साल में, या यूँ कहें यदि आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी रुचि है इसमें और आप पिछला कुछ कर चुके हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं किया होगा आपने, जो मैं बता रहा हूँ, आपने अभी तक कोई संग्रह तैयार नहीं किया, आपके पास अभी भी खिलाड़ियों की कोई सूची तैयार नहीं, तो सूची तो तैयार होगा। और जैसे ही आप सूची खिलाड़ियों की तैयार करेंगे, उसके साथ में आपको उन देश, उन प्रदेश, उस विदेश की भूमि का आपको भौगोलिक वातावरण या भौगोलिक चित्रण आपके सामने आ जाएगा। तो आपका इतिहास यहाँ मजबूत हो जाएगा, आपका भूगोल भी मजबूत हो जाएगा, आपका इतिहास भी मजबूत हो जाएगा, और आप जिस शख्सियत को जिस रूप में पहचानते हैं उसको आप और गंभीरता के साथ में पहचान लेंगे। अब रह गई भाषा की बात। तो हर खेल की भाषा अलग है, क्योंकि शब्दावली अलग है तो लेखन की शैली भी अलग है। क्रिकेट का लेखन जिस तरीके से हो सकता है, हॉकी का लेखन नहीं होता, क्योंकि हॉकी में गेंद की रफ्तार और खिलाड़ी की रफ्तार जितनी तेज होती है उतना ही तेज उसका लेखन है। क्रिकेट में एक बॉल की जो रफ्तार है, उस रफ्तार को प्लेयर के साथ में मैच करना है। यहाँ बाउंड्री पर छक्के लगते हैं, क्रिकेट हॉकी में नहीं लगते। हॉकी में गोल होता है, वहाँ गोलकीपर है, तो आपको गोलकीपर के ऊपर ध्यान रखना है। क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट खिलाड़ियों में कोई गोलकीपर नहीं होता, या तो बाउंड्री के बाहर है या बाउंड्री के अंदर लपक लिए गए। तो ये जो शब्द है, इन शब्दों को आपको समझना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेलों को जो पढ़ा जाता, जो खेलों के समाचारों को सुना और पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, वो वर्ग विशेष नहीं है। वो लोग हैं जो बहुत सामान्य हैं। ये वो लोग हैं जो पान ठेलों पे, टपरी पे,
चाय की गुमटियों पे, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, गली के नुक्कड़ पर, और जहाँ चार खड़े हो गए वहाँ। ये वो लोग हैं जो स्कूल के बच्चे हों छोटे, या कॉलेज के महाविद्यालयों के छात्र हों। ये वो लोग हैं जो या झुग्गियों में रहते हों या बंगलों में रहते हों। क्रिकेट समान है, हॉकी समान है, ये तमाम लोग पढ़ते हैं। तो ये बंगलों की या चहारदीवारी की भाषा नहीं है, इसकी भाषा बहुत सामान्य है। इसमें जो शब्दों का जो संयोजन किया जाता है वो आम बोलचाल का है। बिल्कुल जैसा आप एक दूसरे के साथ में बातचीत करते समय महसूस करते हैं और जिस भाषा का आप उपयोग करते हैं वही भाषा यहाँ इस्तेमाल की जाती है। टपरी पे बैठने वाले, चौपाटी पे बैठने वाले, पान ठेले पे बैठने वाले, नाई की दुकान पर बाल कटाने वाले व्यक्ति से लेकर के बाल काटने वाले नाई तक, और गली मोहल्ले में फेरी लगा करके सामान बेचने वाले से लेकर के घर में झाड़ू पोंछा करने वाली नौकरानी या बाइयों तक खेलों में रुचि रखते हैं। तो भाषा इसकी ड्राइंग रूम की भाषा तो नहीं हो सकती। ये भाषा हवा की तरह है। हवा जो महसूस तो नहीं होती लेकिन लगातार शरीर के अंदर नाक से आती जाती रहती है। कभी आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब सांस लेना है या अब छोड़ना है। जब सांस के बारे में, हवा के बारे में नहीं सोचना, तो खेल की भाषा भी ठीक वैसी होती है जैसी सांस लेना और छोड़ना है। पढ़ लो समझ में आ जाए, पढ़ लो पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। यह साहित्यिक भाषा नहीं कि एक पैरा समझ में नहीं आया, अगले पैरे को पढ़ना शुरू कर दिया, और जब दूसरा पैरा समझ में नहीं आया तो फिर पहले पैरे को पढ़ो तब दूसरा समझ में आएगा। ऐसा यहाँ नहीं। पहला ऐसा छूट गया तो छूट जाने दो, दूसरे में सब समझ में आ जाएगा। रमानिकी टाइप की एक प्रवाह, भाषा का एक बेखौफ चलता हुआ प्रवाह है, हवा की तरह, नदी की पानी की तरह का बहाव है जिसमें कोई रोड़े नहीं है। यदि कोई बीच में थोड़ा पत्थर या ढलान लग गया तो उसमें एक छलछल की आवाज़ आती है, वरना समान गति से पानी बहता हुआ चला जाता है। हल्का सा साउंड नदी के बहने का या तालाब के पानी की हिलोरों का जो मधुर सी आवाज़ आपको सुनाई देती है, वही मधुरता खेल की भाषा में है। तल्लीनता है एक तरह की, और ये तल्लीनता तभी पैदा हो सकती है जब आपकी भाषा का प्रवाह आपके दिमाग पर जोर दे करके ना चले। आपको शब्दों का टोंटा कहें या शॉर्टेज कहें नहीं होना चाहिए। इसकी भाषा ठीक वैसी है कि जो दो दोस्तों के बीच में बैठ करके बातचीत की जाती है। वहां किसी तरह का भाषाई अवरोध नहीं होता। भाषा के जो संस्कार है वो उन संस्कारों के साथ, क्योंकि दोस्ती में भी एक संस्कार है, एक लक्ष्मण रेखा है, एक सीमा रेखा है। चूंकि हम सार्वजनिक मंच पर हैं मीडिया के माध्यम से, तो कुछ संस्कार और कुछ लक्ष्मण रेखा हमारे सामने भाषा की खींची हुई है। बावजूद इसके खेल पत्रकारिता की भाषा नदी के बहाव की तरह है। कहीं का भी नदी का पानी चाहे भोपाल में पियो, नदी का पानी चाहे होशंगाबाद में पियो, एक जैसे ही स्वाद का है। चाहे वो खेल हिंदुस्तान की ज़मीन पर खेला जा रहा हो या न्यूजीलैंड की ज़मीन पर, उसका स्वाद एक जैसे ही मिलना चाहिए।
खाने का स्वाद नहीं बदलता, भाषा का स्वाद भी वैसे ही कि भाषा का स्वाद भी नहीं बदलता। सिर्फ स्वाद बदलता है किसका? वातावरण का। और ये वातावरण जो है इर्द गिर्द जो आपके खेल मैदान के आसपास दिखाई देता है, इसमें चेहरे बदल जाते हैं। बदलाव इस परिवेश का है। और ये परिवेश जो आसपास आपको मैदान के या किसी भी खेल मैदान के या किसी भी खेल के दर्शकों का दिखाई देता है, वो इस खेल पत्रकारिता और खेल समाचारों को लिखने की जो शैली है उसको मजबूत करता है। एक सपोर्टिंग पार्ट है, एक भूमिका का पार्ट है। क्योंकि भूमिका तो मानना होती है, किसी भी चीज़ को लिखने से पहले एक भूमिका की आवश्यकता होती है। भूमिका के बिना विषय पर लिखना नीरसता पैदा करता है। भूमिका ही है जो दर्शकों को और पाठकों को बांधे रखती है, वरना तो खेल एक जैसा ही है, हर जगह एक जैसा ही खेला जाता है। तो ये जो माहौल आपको दिखाई देता है, ये भूमिका का काम करता है। ये भाषा को थोड़ा पुष्ट करता है, भाषा को रोचक बनाता है, आकर्षक बनाता है। तो इस भाषा को भी समझना होगा, इस भाषा का अभ्यास करना होता है। और इस भाषा की शब्दावली भी अलग होती है, तो इस शब्दावली का भी एक कोष भी आपको थोड़ा सा तैयार करके रखना होगा। इस तरीके से यदि आप एक डिक्शनरी तैयार करते हैं तो आपकी व्यक्तिगत खेल डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। जब खेल डिक्शनरी आपकी तैयार हो जाती है, एक शब्दकोश आपका खेलों का शब्दकोश जब तैयार हो जाता है, तो आपको इर्द गिर्द भटकना नहीं होता। तो खेल का लेखन और खेल पत्रकारिता में खेलों पर लेखन आसान हो जाता है। इस आसानी को और आसान बनाइए प्रयास करके। खेलों को देखिए मत, खेलों को पढ़िए और खेलों को लिखिए, तो बात आगे बढ़ जाएगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और जो लोग पहली बार देख रहे हों, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर दें। वो सिर्फ इसलिए मेरा स्वार्थ है कि कुछ जो मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ में मैं बांट लूँ। बस इतना लालच है। इस लालच और स्वार्थ के लिए एक बार चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना कमेंट ज़रूर मुझे भेजें। स्वागत रहेगा कमेंट्स का। कोशिश करूँगा कि उस कमेंट्स पर मैं वीडियो भी बनाऊं और व्यक्तिगत रूप से आपको आपके सवालों का जवाब भी दे सकूं। दोबारा धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। नमस्कार।